सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वंस अगेन स्वागत है आपका एक और नए कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीड कंट्रोल टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, तो उसमें से अपन लोगों ने स्लिप कंट्रोल टेक्निक को पढ़ा था, जिसमें से दो मेथड अपन लोगों ने पढ़ा था। जो वोल्टेज कंट्रोल था एक मेथड, और दूसरा मेथड आपका जो था वो था आपका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। इस दोनों तरीके से हम लोग स्लिप को कंट्रोल करते हैं, और स्लिप के कंट्रोल होने से अपने लोग का जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम लोग आज एक नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेथड था वो स्लिप कंट्रोल था। और ये वाला जो मेथड है ये है आपका सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। इसमें अपने लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो उससे अपने लोग का जो रोटर का स्पीड है वो कंट्रोल हो जाए। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एन आर होता है वो होता है 1 - एस एन एस। तो एस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में एन एस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो चूँकि हम लोग इस बार सिर्फ बात कर रहे हैं एन एस को कंट्रोल करने का, तो इसलिए हम लोग इस बार इसको वैरी करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वैरी होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक, देखिए क्या कहता है ये। तो इसमें जो दो मेथड है वो है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग छोड़ दीजिएगा। और दूसरा है आपका पोल चेंजिंग मेथड। एक और मेथड है, लेकिन उसको वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, उसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वी कैन वेरी द सिंक्रोनस स्पीड अबव बेस स्पीड एज वेल एज बिलो बेस स्पीड। मतलब कहने का क्या है कि जो एन एस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, 120 F/P पे डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब अगर पोल का संख्या फिक्स है, तो हम अगर यदि इसको वेरी कर देंगे, दूसरे पेन से कर देता हूँ, अगर यदि इस चीज़ को वेरी कर दिया जाए तो ऑब्वियस बात है एन एस वेरी हो जाएगा। एन एस वेरी होगा तो उसके रिस्पेक्ट में एन आर वेरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो एफ है इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अबव बेस स्पीड भी जा सकते हैं और बिलो बेस स्पीड भी जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा फीचर हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के अंदर, जिसमें हम लोग बेस स्पीड को अबव भी कर सकते हैं, बिलो भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो दो मेथड्स थे, जिसमें हम लोगों ने स्लिप के बारे में पढ़ा था, स्लिप को कंट्रोल करके, तो उस केस में हम लोग सिर्फ बिलो स्पीड जा सकते थे। ठीक है ना, और कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी रहता था उसका। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो आपका बिलो बेस स्पीड। बिलो बेस स्पीड मतलब कि एफ का जो वैल्यू होगा वो एफ रेटेड से कम होगा। मतलब सपोज अगर यदि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो जो हम लोग इस बार जो वैरी करेंगे वो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो आपका इससे छोटा होगा। एफ वेरिएबल बोल देंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जो एफ जो हम लोग वैरी करेंगे वो 50 हर्ज से छोटा होगा, मतलब 50 हर्ज से कम हम लोग वैरी करेंगे। तो इससे होगा क्या, इसे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो फ्लक्स का वैल्यू है वो आपका V/F के रेशियो पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, हम लोग को पता है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर कहीं ना कहीं एक 3 फेज या फिर बोल सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जैसा होता है। तो उसका जो EMF इक्वेशन होता है, अगर यदि किसी को याद हो, तो वो होता है 4.445 F T1। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न मतलब कि रोटर के अंदर में जो टर्न्स है, और साथ में एक KW होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। ठीक, तो अगर यदि ये सब चीज़ कांस्टेंट है, T1, KW और 4.44, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V/F के। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो अगर यदि हम लोग F को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि इस केस में कर रहे हैं, तो इस केस में जो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। और फ्लक्स का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, हमारा देयर इज अ चांस ऑफ सेचुरेशन आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी तो हम लोग को, इस रिस्क को मिटिगेट करना पड़ेगा। तो इसको मिटिगेट करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो है V/F का जो रेशियो है, अगर यदि इस दोनों को ही चेंज किया जाए तो और ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स का वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। कैसे? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, V और F का रेशियो दोनों को ही चेंज कर देंगे। मतलब कि अगर V/F का रेशियो घटा रहे, मतलब कि ये कर रहे हैं, अगर V/F को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस रेस्पेक्ट में V को भी हम लोग डिक्रीज करेंगे, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। कैसे मेंटेन रहेगा? सपोज अगर मान लीजिए अपने पास एक रेटेड कंडीशन है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है, 50 हर्ज है, मतलब फ्लक्स का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस केस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक, अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको हम लोग 160 करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग ये कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4।
तो क्या रेशियो कांस्टेंट रहा? इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी जब हम लोग बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो उस केस में हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। तभी मतलब कह सकते हैं, अगर जैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये V/F रेशियो कंट्रोल करने की बात हो रही है। अकेले फ्रीक्वेंसी से नहीं होगा और अकेले वोल्टेज से नहीं होगा। इस दोनों के रेशियो को यदि हम लोग मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो उस रेस्पेक्ट में अपने लोग अपना जो ये है फ्लक्स का जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, सो इफ फाई को फाई रेटेड रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो उसके इसमें जो ये वैल्यू है उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो वी का वैल्यू को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। और ये चीज़ हम लोग किस चीज़ से करते हैं? या तो हम लोग एक इन्वर्टर बाय PWM कंट्रोल से करते हैं, या फिर एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग कहते हैं VVFD ड्राइव है ये एक टाइप का, मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो स्लिप है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक। और चूंकि R2 को हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, R2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डायरेक्टली X2 पे डिपेंड कर रहा है। और X2 में भी X2 जो होता है, या X बोल सकते हैं, वो क्या होता है 2πfl होता है ना। तो F को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया F के। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के उस पर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा, करेगा ना। तो अगर स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि जो NS का वैल्यू वो आपका डिक्रीज करेगी, F का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और NS का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, ये जो टॉर्क है, डेवलप टॉर्क, वो क्या है 3ωs, थोड़ा जूम कर देता हूँ, 3ωs V1 2x2, ठीक। ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क जो है। तो मैक्सिमम टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली V1 और x2, यहाँ पे 2x2 है ना, और यहाँ पे ओमेगा भी देखिए, ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है 2πf है, ठीक है। और x2 जो है वो आपका 2πfl है ना। तो 2f है ना, तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे जो f हो जाएगा वो f स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय F1 स्क्वायर। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहा है, तो उसी रिस्पेक्ट में वोल्टेज भी अगर यदि रिड्यूस कर रहा है, तो हमारा जो टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क या फिर टॉर्क बोल सकते हैं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट है ना, क्योंकि ऊपर भी V1 स्क्वायर और नीचे भी F स्क्वायर है। तो मतलब अल्टीमेटली V/F का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और उसका स्क्वायर कुछ भी रहे तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क पे हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, भले चाहे से कितना भी चेंज हो जाए। हाँ, स्लिप का वैल्यू वो चेंज हो सकता है, लेकिन टॉर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। अब बात कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क, ठीक। अब स्टार्टिंग टॉर्क में जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असर पड़ेगा स्टार्टिंग टॉर्क में। स्टार्टिंग में क्या असर पड़ेगा कि हमारा जो V है वो स्क्वायर है, लेकिन जो यहाँ पे x2 स्क्वायर है, ठीक, और ये ओमेगा ऐसे। तो इसका मतलब अगर इसको ओपन करेंगे, इस दोनों को ओपन करेंगे, तो उससे ये क्या हो जाएगा F3, ठीक। अब अगर ये F3 है तो इसका मतलब ये है कि एक F ज़्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये तो कांस्टेंट हो गया, V स्क्वायर बाय F स्क्वायर कांस्टेंट है, लेकिन ये 1/f का जो वैल्यू है वो आपका एक तो फैक्टर रहेगा। इसका मतलब यदि F रिड्यूस करता है तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन पे, लेकिन अपने लोग का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। तो हम लोग का इस चीज़ को करने से हमारे पास मल्टीपल फायदे हैं। एक तो स्पीड कंट्रोल हो गया, साथ में जो स्टार्टिंग टॉर्क था, अगर मान लीजिए किसी में कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने का जरिया भी मिल गया, और मैक्सिमम टॉर्क भी कांस्टेंट रह गया। तो उसी चीज़ को यदि हम लोग मिला करके एक ग्राफ बनाएंगे, मतलब बिलो बेस स्पीड के लिए, तो ये अपने लोग का ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है? टॉर्क और स्पीड के रेस्पेक्ट में। तो सपोज अगर यदि ये NS1 है, NS1 मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे है, 1 स्पीड पे, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क था आपका यहाँ पे था, ठीक। लेकिन अगर यदि हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस बात है स्पीड रिड्यूस होगा ना, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आ गया। तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा, फिर और रिड्यूस करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है वो यहीं पे है ना। और स्लिप का वैल्यू भी देखा जाए तो वो भी रिड्यूस कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्लिप इंक्रीज कर रहा है।
तो ये हो गया स्लिप 1, ये हो जाएगा स्लिप 2, ये हो जाएगा स्लिप 3। तो ऑब्वियस बात ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम लोग लो स्लिप का बात करते हैं इसी ग्राफ से, मतलब ये ग्राफ है बेसिकली, तो उसमें क्या होगा कि जो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, है ना। लो स्लिप पे आप याद होगा, हम लोग लो स्लिप पे देखे थे टॉर्क स्पीड कर्व को, उसमें एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट बोल दिए, तो हमारा जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या जाएगा, एस वी वन स्क्वायर बाई ओमेगा एस। अब ओमेगा एस जो है, यहाँ पे देखिए जो एस का जो वैल्यू है, एक मिनट, तो चूंकि लो स्लिप पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग एक और कंसीडर कर रहे हैं कि जो टॉर्क का जो वैल्यू है लोड टॉर्क का वो कांस्टेंट है, मतलब लोड को जो टॉर्क का डिमांड है वो कांस्टेंट है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो इक्वेशन रहेगा वो उसमें से टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि एस वी वन स्क्वायर बाई ओमेगा ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो अब अगर यदि यहाँ से हम लोग कहें कि जो एस है, एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखता हूँ, एस को लिख सकते हैं ना एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया एस को ओपन करके, तो ये हो जाएगा इतना वी वन स्क्वायर कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब, और एक और चीज़ यहाँ पे जो ओमेगा एस है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो एन एस है यहाँ पे देखिए, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है और ओमेगा एस 2 पाई एफ बाई पी होता है। तो दोनों एफ के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब एफ को हम लोग ओपन कर दिए तो ये हो जाएगा वी वन बाई एफ का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो एन एस माइनस एन आर का जो वैल्यू होगा वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्लिप स्पीड, यहाँ से स्लिप स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब स्लिप स्पीड पे कोई डिफरेंस नहीं पैदा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिर भी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो भी क्या, बिलो बेस स्पीड इस पर्टिकुलर कंडीशन में। मतलब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, मॉरल ये आ रहा है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज को भी रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। लेकिन उस केस में हम लोग जो स्पीड कंट्रोल अचीव कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड, ठीक है। उसमें से हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो ये सारा इसका कंक्लूजन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग अब बेसिस स्पीड का बात करेंगे, अब बेसिस स्पीड, तो अब बेसिस स्पीड में करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एफ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक। अब अगर यदि एफ को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो फ्लक्स है उसको कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमारा जो ये रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोगों को भी इंक्रीज करना होगा उसी रेस्पेक्ट में, तभी तो कांस्टेंट रहेगा ना रेशियो। बट एक चीज़ देखिए कि भी रेटेड से हम लोग ज़्यादा नहीं जा सकते, तो उस केस, क्योंकि उस कारण क्या हो सकता है, हमारा इंसुलेशन डैमेज होगा। तो हम लोग इस चीज़ को अचीव कैसे करें, अचीव, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हम लोग f का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे देखिए f का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और v को कांस्टेंट रखते हैं, हाँ, तो फ्लक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, v बाई एफ के रेशियो पे। तो f को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने से ऑब्वियस बात ये डिक्रीज होगा, तो उसके इसमें सैचुरेशन का खतरा तो नहीं आएगा ना। देखिए फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है एक वैल्यू से, ठीक है, लेकिन हमारा फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज होने से सैचुरेशन से ज़्यादा खतरा है। लेकिन फ्लक्स का वैल्यू कुछ स्लाइट अमाउंट पे डिक्रीज हो तो उससे उतना खतरा नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी को कांस्टेंट रखते हैं, एफ को इंक्रीज करते जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगेन जो एस एम टी है इसको इंक्रीज करे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगा। अब यहाँ जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 1/f के स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको कांस्टेंट रखे ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस केस में हमारा जो टॉर्क है वो और डिक्रीज होगा, काफ़ी रैपिडली डिक्रीज होगा मैक्सिमम टॉर्क। साथ में स्टार्टिंग टॉर्क का क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो चाहे हम लोग स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का बात करें, चाहे हम लोग मैक्सिमम टॉर्क का बात करें, चाहे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का बात करें, तो सब चीज़ डिक्रीज हो रहा है। अब अगर यदि डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है, देखिए ना एन आर जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 1 माइनस एस एन एस पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से अपने लोग का जो ये है ये इंक्रीज हो रहा है और उसी रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज हो रहा है, दोनों फेवर कर रहा है ना एक दूसरे को। तो इसका मतलब जो एन आर है वो आपका बेस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, रेटेड से ज़्यादा होगा ना। तो हम लोग इस तरीके से अब बेस स्पीड भी अचीव कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही हम लोग दोनों चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब बेस स्पीड भी जा सकते हैं और बिलो बेस स्पीड जा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड का वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल है, मेथड का वाइड रेंज ऑफ
वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल है। मतलब अगर यदि इस मेथड को हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से हम लोग एक वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक ही मोटर को हम लोग अलग अलग लोड को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो उससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है। तो वही उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये NS1 था तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम टॉर्क था, NS2 है उस रिस्पेक्ट में, ये तो ये हो गया आपका, इस सॉरी उल्टा हो जाएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो NS1 है वो आपका इस पर्टिकुलर मैक्सिमम टॉर्क के लिए हो जाएगा। जैसे हम लोग और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा, फिर और डिक्रीज़ करेंगे तो ये बन जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क सॉरी मैक्सिमम टॉर्क भी डिक्रीज़ हो रहा है और स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज़ हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो स्पीड हो, ये जो ग्राफ हो जाएगा वो आपका अबव बेस स्पीड का हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में भी यहाँ पे भी एक रिलेशन हो सकता है कि लो स्लिप का बात करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो टॉर्क है वो आपका ऐसा है 3/ω/s s v1/r2, ठीक। तो अगर यदि लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो उस रिस्पेक्ट में हमारा जो ये जो इक्वेशन हो जाएगा पूरा, उसमें से s/ω/s का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं s/f, क्योंकि ω/s = क्या होगा 2πf, तो s/f का वैल्यू वो कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि वो कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ से ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं स्लिप जब वैरी कर रहा है तो। और चूंकि ये जो रिलेशन है ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सॉल्विंग इक्वेशन एक बार पूछा है आप लोग एग्जाम में, तो इसीलिए तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं उसमें हम लोग दो तरीका अपना सकते हैं। पहला कि हम लोग अबव बेस स्पीड भी जा सकते हैं और बिलो बेस स्पीड भी जा सकते हैं। तो अबव बेस स्पीड जाने का कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं और सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तो उस रिस्पेक्ट में हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डिक्रीज होने लगता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो डिक्रीज होने लगता है, जो स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क पे जो आ रहा है वो भी डिक्रीज होने लगता है। लेकिन जो NS का वैल्यू वो इंक्रीज होने लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब हमारा जो NR है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है ये रिलेशन, इस रिलेशन से, ठीक। यहाँ से सॉरी उसके बाद हम लोग अगर यदि बिलो बेस स्पीड का बात करें तो बिलो बेस स्पीड में हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें खतरा क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स है वो सैचुरेट कर सकता है, क्योंकि फ्लक्स के डिक्रीज होने से जो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा, तो जो कि डेंजरस हो सकता है हमारे मशीन के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक VBFD ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम लोग वोल्टेज को भी उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज करते हैं, तो हमको बिलो बेस स्पीड अचीव हो जाता है एक इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी explanation about speed control, synchronous speed control using frequency control method, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक टू द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर यदि नहीं हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ में। थैंक यू।